नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहां पर एमपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे हैं और उसी क्रम में हमने 4 एपिसोड अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको यहां पे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस की एनालिसिस करा रही हूँ और वर्ष 2019 के पेपर को आज हम देखेंगे, क्योंकि 2023 से 20 तक के पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2019 के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे चर्चा करते हैं। बिना समय गवाए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कहता है जीएसपी का मतलब है। जीएसपी हमारा होता है जावा सर्वर पेज। ये होता क्या है? ये एक तरीके का सर्वर होता है। जो सर्वर क्या करता है कि जो हमारे HTML और XML सॉफ्टवेयर हैं उनको वेब पेज बनाने में हेल्प करता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज पर ये यूपीएससी की साइट की एक इमेज है। इसमें यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये अबाउट अस, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, ये एक अलग अलग पेज हैं एक वेबसाइट के। जब आप इन्हें खोलते हैं तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अबाउट अस खोलेंगे तो आपको यूपीएससी के बारे में बताएगा वो। अगर आप एग्जामिनेशन खोलते हैं तो कब एग्ज़ाम होने हैं वो बताएगा। तो ये सारे अलग अलग पेजेस होते हैं। तो इन पेजेस को बनाने में, इनको जो बनाने में हेल्प करता है वो हमारा होता है जावा सर्वर पेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा किया जाता है। जो बिंग है, ये जो एक वेब सर्वर है, सर्च इंजन है, ये करता क्या है कि जैसे हम गूगल है ना, गूगल भी हमारा एक सर्च इंजन है, तो गूगल की तरह बिंग भी एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे कब लॉन्च करा था? तो वर्ष 2009 में इसे लॉन्च करा था। साथ ही साथ अगर बात करें हम यहाँ पर याहू की, तो याहू का जो सर्च इंजन है वो है वन सर्च और इसे 2007 में जो है लॉन्च किया गया था। वन सर्च नाम से इसका सर्च इंजन है। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट इंक। ये क्या चीज़ है? अल्फ़ाबेट इंक होता क्या है? ये हमें जो सर्च इंजन है, मैप है, कैलेंडर हैं, एड्स वगैरह, इन सब के लिए एक उत्पादों का एक प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म की एक बहुत बड़ी श्रृंखला देता है जिस पे आप यूट्यूब, जितने भी आप अपने वेबसाइट पे ऐप्स देखते हैं वो सारे ये प्रोवाइड करता है। अमेज़न के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की एक वेबसाइट है जहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सभी लोग इससे परिचित होंगे। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वेब क्रॉलर होता क्या है। वेब क्रॉलर होता क्या है कि जैसे एक घूमने वाला कीड़ा टाइप समझ लीजिए, या क्रॉलर जो करता क्या है, यहाँ पर है, ये पूरा घूमेगा, जो हमारा सर्वर है सर्वर पे घूमेगा और हमारी वेबसाइट को पढ़ेगा, वेबसाइट के अंदर जो डेटा है उसे देखेगा और वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, अपने डेटा में रखेगा। वो होता है वेब क्रॉलर और इसे क्या कहा जाता है? वेब स्पाइडर भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं? अब देखिए, हम सभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और साथ में उसका एक CPU होता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिससे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं। जैसे कि हमने कीबोर्ड से कमांड दी तो ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। मॉनिटर पे हमने जो भी कमांड दी है उसे हम देख पा रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है हमें कि हमने ये लिखा है या ये चीज़ हमने सर्च करी है, तो वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस जिसमें हम चीज़ों को एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि हमने क्या कमांड दी है। माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, उसमें हम स्कैन कर रहे हैं चीज़ को, तो वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। देखो इसमें क्या लिखा है हमारा स्कैनर, मैंने आपको बताया ये एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस में आ जाता है। कीबोर्ड ये भी इनपुट डिवाइस में आ जाता है। अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये चारों जो है हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है डैश 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 अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो आप सभी जानते हैं कि हम जब भी गूगल या किसी चीज़ को चलाते हैं तो उसमें साइड में एक बुक मार्क का ऑप्शन आता है। जब हम साइड में देखते हैं 3 डॉट्स बनी होती हैं, उसे क्लिक करके देखते हैं, जहाँ से हम हिस्ट्री देखते हैं अपने सिस्टम की, वहीं पे एक बुक मार्क का ऑप्शन आता है। अगर हम किसी भी वेबसाइट को देख रहे हैं, उस पर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, उसे हमने बुक मार्किंग में डाल दिया,
तो जब हम नेक्स्ट टाइम बुक मार्क पे जाकर देखेंगे तो वो वेबसाइट हमें नीचे दिखा देगा और हम वहाँ से डायरेक्ट उसे एक्सेस कर लेंगे, हमें फिर से वो पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारे बुक मार्किंग के माध्यम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं जल्दी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। जब हम गूगल हमने साइट खोली है, यहाँ पर 3 डॉट होते हैं, उसे हमने क्लिक करा तो ये हमारी पूरी एक विंडो खुलती है। इसमें देखो यहाँ लिखा है बुक मार्क एंड लिस्ट्स। तो जब हम किसी साइट को बुक मार्क कर देते हैं, साइड में एक स्टार बना हुआ आता है, उससे हम उसे बुक मार्क कर देंगे। यहाँ पर जाके हम उसे देख लेंगे और जैसे ही हमें वो वेबसाइट दिखेगी हम उसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, हमारी वो वेबसाइट खुल जाएगी। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। तो कंप्यूटर भाषा क्या होती है यह आपको पता होना चाहिए। जो हमारे जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम बनते हैं उसमें जो भाषा यूज़ करी जाती है, अंग्रेजी अक्षरों को, चिन्हों को और संख्याओं का प्रयोग करके प्रोग्राम बनाया जाता है, तो वो जो होती है वो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाती है। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक लैंग्वेज होती हैं इसकी, वो होती है C++। इन सबको तो आप जानते ही होंगे, लेकिन जो अभी एडवांस लेवल पे हैं, कोबोल, पास्कल, बेसिक्स, ये तीनों ही हमारे कंप्यूटर की भाषा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या मतलब है। अब देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में जो वायरस है उसको कहा जाता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखो वायरस करता क्या है। हम जानते हैं हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होते हैं वो भी वायरस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के केस में जो वायरस है वो अलग काम करता है। कंप्यूटर के केस में वायरस करता क्या है, बिना उस सिस्टम की अनुमति के वो क्या करेगा, किसी भी उपयोगकर्ता के, मान लो आपका ही कंप्यूटर है, उसमें वायरस अगर एंटर कर जाता है तो वो अपनी एक प्रति बना लेता है, मतलब अपनी एक नकल बना लेता है और करेगा क्या, आपके डेटा को वो डिलीट कर सकता है बिना आपकी अनुमति के, और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। वायरस ये सारे काम करता है। साथ ही साथ क्या होता है, हमारे सिस्टम के कुछ प्रोग्राम्स भी वो ख़राब कर देता है। तो आप कभी कभी देखते हैं ना कि आपके सिस्टम में अगर वायरस आ जाए तो आपका सिस्टम हैक करने लगता है, या फिर आपको कभी कभी वो लेके अपने सर्विस सेंटर पर भी जाना पड़ जाता है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो अनाधिकृत पहुँच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है। तो ये सब काम कौन करता है, जो एक हैकर होता है जो हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है, वो ये काम करता है, जिसे बोला जाता है क्रैकर। अब देखिए ये करते क्या है, जो हमारे हैकर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम का कोड क्रैक करेंगे, हमारे सिस्टम की पूरी अंदर की इन्फॉर्मेशन उन्हें पता लग जाएगी। वो करेंगे क्या, उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। और ये सब होता कैसे है, बिना उपयोगकर्ता की अनुमति के। हमने उसे अनुमति नहीं दी है कि आप हमारे सिस्टम में ये सारे चेंजेस कीजिए, हमारी इन्फॉर्मेशन को चेंज कीजिए या हमारी इन्फॉर्मेशन को आप आगे यूज़ कीजिए। तो ये सब वो कर रहा है बिना हमारी अनुमति के, तो इसे कहा जाता है क्रैकर्स। आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी हमारे पास जो लोग पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, कभी कभी उनका पेटीएम हैक करके आगे शॉपिंग कर ली जाती है। ये सारी चीज़ें क्रैकर्स के द्वारा की जाती हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा शब्द और है हमारा, वाइट हैट हैकर। अब ये वाइट हैट हैकर क्या होते हैं, ये हमारे को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये करते क्या है, ये उपयोगकर्ता की अनुमति के साथ सारे काम करते हैं। जैसे एक ऐप है, अगर आप उस ऐप के थ्रू जाएँ तो आप यहाँ बैठे हैं, आपका फ्रेंड कहीं बैठा है मुंबई में, तो आप क्या करेंगे, उसको अपने सिस्टम पे अपने लैपटॉप को एक्सेस करने की एक अनुमति दे देते हैं, तो वो वहीं से बैठ के आपका पूरा सिस्टम चला लेगा। आपका पूरे सिस्टम में जो जो उसे काम करना होगा वो वहीं से बैठे बैठे आपके सिस्टम पे कर देगा। तो ये जो होता है, ये होता है वाइट हैट हैकर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला साइबर लॉ जो भारत की ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। पहला साइबर लॉ जो हमारा बना था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में बना था। उसके बाद वर्ष 2008 में इसमें जो है संशोधन किया गया है, इसे संशोधित करके फिर से लाया गया है। जो भी 2000 में इसमें कमियां रह गई थी उन्हें हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। अब देखिए यहाँ बात हो रही है साइबर अपराध की। तो साइबर अपराध होता क्या है,
जो हम कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं तो उसे हम साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैकर्स क्या करते हैं, जो हमारे डिवाइस से डिलीट करते हैं चीज़ें, वो हमारा एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाता है। साथ ही साथ जो फिशिंग है, फिशिंग भी हमारा एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। फिशिंग में क्या किया जाता है, किसी इंसान को इंटरनेट के माध्यम से उसका पीछा किया जाता है, उसके पास बार बार मैसेजेस डाले जाते हैं और उसे वहाँ से ट्रोल किया जाता है, उसको धमकियाँ दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें फिशिंग में आती है। तो यहाँ पर जो एक इसमें पूछा क्या है कि कौन सा अपराध नहीं है, तो जो ऑनलाइन चैटिंग है, ऑनलाइन चैटिंग में आप अपनी मर्जी से किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ अपनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो इस तरीके से ही जो ऑनलाइन चैटिंग है वो हमारा जो है साइबर क्राइम में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ईमेल का जो हम पता लिखते हैं उसमें ये एक ईमेल हमें दिया हुआ है, इसमें ये पूछ रहा है कि डोमेन नेम क्या है, मतलब इसमें डोमेन नेम क्या है। अब देखो कोई भी अगर हम ईमेल भेजते हैं, मान लीजिए हम जीमेल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने अपनी जीमेल बनाई हुई है, कोई है विनय नाम का बच्चा है तो उसने बनाई होगी vinay.1317 करके कुछ बना दिया और @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है, ये तो यूज़र ने खुद से चूज़ करा है, अपना नाम लिखा है, और दूसरा इसने एक डोमेन नेम चूज़ करा है। तो ये जो होता है फर्स्ट जो होता है ये होता है हमारा यूज़र नेम, और जो @ के बाद का जो दूसरा पार्ट होता है इसे कहा जाता है डोमेन नेम। जैसे जीमेल है, याहू मेल है, ये सारे हमारे डोमेन नेम है, और ये नाम हम अपने आप से रखते हैं, ये कहीं पे आपको इंटरनेट पे एज सच नहीं मिलेगा, आपको खुद से अपने हिसाब से अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डोमेन नेम क्या है हमारा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई थे। इन्होंने जो है सबसे पहले गठन किया था 1962 में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन करा था, ये उसके अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद 1969 में इन्होंने इसरो का गठन करा, बाकी 2 और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलाकर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट सैटेलाइट है। तो इसमें जो डी है, डी सत्यभामा सेट जो है हमारा एक एकेडमिक सैटेलाइट है। क्यों, क्योंकि इसे जो है चेन्नई के एक स्कूल ने चेन्नई के सत्यभामा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के स्टूडेंट्स ने इसे बनाया था। और किस लिए बनाया था, जो हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं उनके डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस कितनी मात्रा में है उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया था। और PSLV के द्वारा जो है 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य के एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो इसमें जो है लैंडिंग कोशिकाएं जो हैं ये हमारे एंड्रोजन हार्मोन को का सिक्रीशन करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन होता क्या है, ये एक सेक्स हार्मोन है जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि मेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हार्मोन प्रोवाइड करता है। अगर फीमेल में इस हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होता है, उस फीमेल्स के हेयर फेस पे फीमेल के जो है फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, साथ ही साथ एक्ने बढ़ने लगते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा अफीम है वो डिप्रेशन की दवाई में यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि इसमें होता क्या है, अफीम जब भी किसी इंसान को दिया जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और जैसे ही वो रिलैक्स होंगी तो जो उसमें स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, उसको रिलीव करने में वो काम करता है। इसीलिए ऐसी दवाइयों से नींद भी बहुत आती है। आप जब भी देखेंगे किसी इंसान को अगर डिप्रेशन का शिकार है और उसे डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जा रही हैं तो उसे नींद बहुत आएगी। तो यहाँ पर जो ये यूज़ की जाती है वो डिप्रेशन के लिए यूज़ करी जाती है, अवसादकारी के लिए यूज़ करी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा प्रदूषण नॉक डी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है।
तो जो फ्लोराइड है ये हमारा नॉक डी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। अब ये समझ लेते हैं कि नॉक डी सिंड्रोम होता क्या है। उसमें होगा क्या कि अगर आप सीधे खड़े हो जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं, तो आपके जो घुटने हैं वो एकदम से आपस में जुड़ जाएंगे, एकदम से लॉक हो जाएंगे। इसको कहा जाता है नॉक डी सिंड्रोम। नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनके घुटने नहीं मिलते, वो घुटने थोड़ा सा हल्का सा गैप रहता है बीच में, लेकिन अगर ये सिंड्रोम होता है तो इसकी वजह से वो घुटने लॉक हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। मतलब कि अगर एक प्लांट के एक ही प्लांट के दो अलग अलग फूलों में एक फ्लावर से लेकर के जो है दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। अब देखो जो बाकी के हैं इसमें स्वक युग्मन, इसमें होता क्या है, इसमें एक ही पुष्प में पोलन ग्रेन होते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक ही फूल के अंदर हमारा जो है एंथर और स्टिग्मा में पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर के अंदर चले जाते हैं। और जो हमारा जीनोटाइम, ये जो हमारा पर परागण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पौधे हैं वो अलग अलग होंगे, मतलब एक ही पेड़ के फ्लावर्स नहीं होंगे, दो फ्लावर्स हैं वो दो अलग अलग प्लांट्स के होंगे, और एक के जो स्टिग्मा है दूसरे के एंथर पे पोलन ग्रेन्स को लेके जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे मुंह से किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है आप लोगों से कि जब आप खाना खाते हैं तो उसे बहुत अच्छे से चबाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना अच्छे से चबाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाएंगे। आपके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे जो है मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। आप अगर कभी खाना खाएं तो खाना को बहुत देर तक अगर चबाते हैं तो होता क्या है कि आपको मुंह में मीठा मीठा लगने लगता है, खाना मीठा लगने लगता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए जो हमें खाना है वो मीठा लगने लगता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे आपके 2018 के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।